तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या टास्क हैं या फंक्शन या सर्विसेज कि ठीक है। तो हम इसको स्लाइड शेयर हो रही है? यस सर। ठीक। तो बेसिकली जो सर्विसेज हैं या हम बोलते हैं टास्क हैं या फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो किए जाते हैं, तो ये क्या है कि हमारा कलेक्शन ऑफ सर्विसेज है, या ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड यूटिलिटीज। अब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं तो सभी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, लेकिन मोस्टली फंक्शंस या टास्क सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉमन होते हैं कि जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम से चाहते हैं या हमारा जो व्हाट वी डिजायर फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स दोज सर्विसेज टू अस। तो ये कह सकते हैं कि हम मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के हर एक के थोड़ा थोड़ा अलग फीचर होते हैं, मतलब फंक्शंस होते हैं, लेकिन मोस्टली के तो सब वही है, कॉमन ही है। तो जो डिफरेंट सर्विसेज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, उनको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन कर देते हैं इसको, कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल्स। तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन में ही है कि हार्डवेयर पेरिफेरल से ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करता है, यूजर्स को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि यूजर कैन इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है कि जो हमें हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कराता है। सीपीयू और मेमोरी के बीच इंटरेक्शन, सीपीयू और मेमोरी का इनपुट आउटपुट डिवाइस से, मेमोरी से, डिस्क से, टेप, प्रिंटर, डायल, दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस ना हो तो ये सारा हार्डवेयर सब बेकार है, हम इनके कोई फंक्शंस परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी जो सर्विसेज है वो कम्युनिकेशन विद यूजर्स, ठीक है, कम्युनिकेशन विद यूजर। तो मेनली डिफरेंट टाइप के यूजर्स होते हैं। देखा होगा तुमने कि किसी भी वेबसाइट में या किसी भी सिस्टम में कि प्रोग्रामर्स होते हैं, ऑपरेटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सिस्टम यूजर्स हैं। तो these users can interact with each other and communicates with the system also. Again, this is because of the operating system. तीसरा है रिसोर्स एलोकेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया भी था कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एलोकेट, हैंडल एंड असाइन द रिसोर्सेज टू द CPU and to other programs. CPU, ठीक है, प्रिंटर। जी सर। हाँ, ये म्यूट कर लो, आवाज नहीं करो। अगर कुछ पूछना हो तो यू कैन जस्ट आस्क, मैं टाइम दूंगा तुम लोगों को पूछना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि जो रिसोर्स एलोकेशन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है बिटवीन द डिफरेंट एपीज। जहां पे भी लिखा है एपीज मतलब एप्लीकेशन। तो यूजर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटी ले रहा है या सिस्टम से, कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो रहा है, तो यूजर इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम। यूजर्स के एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उनके थ्रू इंटरेक्ट होता है यूजर सिस्टम से, और बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो रिसोर्स एलोकेशन फॉर रनिंग द डिफरेंट प्रोग्राम्स और फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। अगर हम कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन टू सीपीयू, तो उसका मतलब वही है कि सीपीयू को रिसोर्स एलोकेशन प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, सीपीयू एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स। तो उस ड्यूरेशन में कि रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और उनका एलोकेशन परफॉर्म किया जाता है। ओके, वेट फॉर व्हाइल। तो रिसोर्स एलोकेशन मैंने बता दिया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। प्रोग्रामिंग सपोर्ट। तो प्रोग्रामिंग सपोर्ट से हमारा मतलब है
कि प्रोग्राम लिखने से लेके, प्रोग्राम लिखना, हाँ अभी क्लास की बात करते हैं, प्रोग्राम लिखने से लेके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना, मतलब लिखना, फिर उसको कंपाइल करवाना, फिर एग्जीक्यूट करवाना, फिर उसमें डीबगिंग, एरर हैंडलिंग वगैरह प्रोग्राम के। और तो प्रोग्रामिंग सपोर्ट में सारी चीजें ही आती हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रोग्रामिंग सपोर्ट के मॉड्यूल्स को हम बारी बारी से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इन स्लाइड्स को भी पढ़ते जाओ, मैं तो एक्सप्लेन करता ही हूँ, और बाकी जो मैटर लिखा है वो टेक्निकल मैटर है, उसको मैं अपनी लैंग्वेज में तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो इसमें पहला है हमारा डेवलपमेंट। तो जो प्रोग्राम का डेवलपमेंट है, यानी राइटिंग द प्रोग्राम्स, राइटिंग द सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर राइटिंग के लिए जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोग्राम जब लिखोगे तो प्रोग्राम लिखने के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी तुम्हारी। तो जैसे टेक्स्ट एडिटर है, एडिटर के यूज से तुम प्रोग्राम लिखते हो। दूसरा, प्रोग्राम जनरेटर्स होते हैं, जैसे जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आ रहे हैं आज के टाइम में, एपीआईज, तो दे आर द प्रोग्राम जनरेटर्स, जिसमें यूजर्स के लिए या प्रोग्रामर के लिए बहुत सारे फीचर्स सपोर्टेबल हैं। जैसे हम अगर उसमें थोड़ा सा टाइप करें तो पूरा मॉड्यूल लिख के आ जाएगा, हम एंटर कर देंगे तो पूरा मॉड्यूल उस पर अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह कुछ ग्राफिकल इंटरफेस भी होता है, जिससे अगर हमें सपोज फॉर्म बनाना है, बॉक्स बनाना है, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो ये सब हमारे एपीआईज के थ्रू अवेलेबल होते हैं। सो दिस सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांसलेशन। तो प्रोग्राम ट्रांसलेशन के लिए जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, दे आर द कंपाइलर्स, असेंबलर्स, इंटरप्रेटर्स। ट्रांसलेशन से मतलब हमारा क्या है कि जब हमने प्रोग्राम लिखा तो हमें उसको ट्रांसलेट करना होता है, कंपाइल करना होता है, या इंटरप्रेट करना होता है। तो जो जिस हाई लेवल लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा, उस लैंग्वेज से हमें लो लेवल में ट्रांसलेट करना होता है। तो दिस इज डन बाय यूजिंग द ट्रांसलेटर, यानी कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर्स। जैसे जावा हमारा मॉड्यूल है जावा, तो जावा में क्या है, कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है। कुछ लैंग्वेज जैसे पाइथन है, वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, दे आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रेटर। तो जो लैंग्वेज कंपाइल्ड लैंग्वेज है उनमें कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, और जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है दे रिक्वायर द इंटरप्रेटर। इसी तरह असेंबली लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज, जो कि सीपीयू स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। तो असेंबली लैंग्वेज में अगर हमने लिखा है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए मशीन लेवल में असेंबलर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो प्रोग्राम ट्रांसलेशन इज सपोर्टेड बाय दिस वे। उसके बाद लोडिंग। लोडिंग क्या है कि दो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होते हैं नाउअडेज। तो दे आर द लिंकर एंड लोडर्स। लिंकर क्या परफॉर्म करता है कि जितनी भी सेपरेटली कंपाइल्ड मॉड्यूल हैं, सेपरेटली कंपाइल्ड, अलग अलग मॉड्यूल तुमने बनाए, अलग अलग कंपाइल किए, तो सभी सेपरेटली कंपाइल्ड मॉड्यूल एक साथ तुमने कंबाइन कर लिए बाय यूजिंग द लिंकर सॉफ्टवेयर। और लोडर इज द सॉफ्टवेयर कि जब लिंकर से वो कंबाइन हो गए और एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, एक कंबाइंड एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी तक लोड करने का काम लोडर सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल, उसके थ्रू किया जाता है। मतलब एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी तक पहुंचाना और फिर एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करना तो फिर सीपीयू का काम हो जाएगा, तो एग्जीक्यूशन तक ये लोडर का काम होता है। It translated ready to execute program, translated, compiled and combined program from all the modules। और ये ready to execute program है, ये सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी तक पहुंचाया जाएगा बाय
द लोडर सॉफ्टवेयर। फिर है प्रोग्रामिंग सपोर्ट, एग्जीक्यूशन। हम प्रोग्रामिंग सपोर्ट पर ही हैं और उसमें फिर एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन के लिए ये बताया ही मैंने कि लोडर क्या करेगा कि रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम को मेन मेमोरी तक रख देगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा सो दैट द प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंगली। अब प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर बीच में वर्क करते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे बाद में कि सीपीयू शेड्यूलिंग में जब देखेंगे तो इसमें हम उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सीपीयू शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म एक्सेट्रा। तो एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, जो ये एग्जीक्यूशन के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि वेल डिफाइंड मॉड्यूल एंड इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और इसी में हमारा प्रोग्रामिंग सपोर्ट में डीबगिंग एंड एरर हैंडलिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जैसे प्रोग्राम हमने लिख लिया यानी सॉफ्टवेयर बन गए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स होते हैं सो दैट वी कैन चेक the program at different stages. We can also check the hardware failures, etc. or operating system itself simply check the hardware failures or error in hardware, etc. at different times. Okay. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को एरर से प्रोटेक्ट करता है और कंप्यूटर का इम्प्रॉपर यूज, इलीगल यूज यानी तो इसको हम बोलते हैं डीबगर्स। डीबगर्स आर द ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल्स और सेपरेटली मतलब कि सेपरेट मॉड्यूल हैं जो अलग से लाके भी हम इनको डीबगर्स को इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं सिस्टम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर इट्स क्लाउड वॉच सीज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। जैसे हार्डवेयर एरर है, किसी भी हार्डवेयर में एरर हो सकती है, सीपीयू में, डिस्क में, मेमोरी में, पावर फेल्यूर, इनपुट आउटपुट डिवाइस में हो सकती है, टेप, कार्ड जैम, प्रिंटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लेवल से एरर को देख के और यूजर को इंडिकेट करेगा या फिर ट्राई टू रिकवर करेगा, जहां भी अगर पॉसिबल है रिकवर करना तो रिकवर भी करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और सॉफ्टवेयर एरर बहुत सारी हो सकती है, जैसे यहां से देख सकते हो सॉफ्टवेयर एरर, जैसे यूजर प्रोग्राम एरर है, अरिथमेटिक ओवरफ्लो। अरिथमेटिक ओवरफ्लो मींस ये है कि अगर कहीं पे सपोज करो कि तुम डिवाइड बाई जीरो मिल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, समथिंग डिवाइड बाई जीरो, तो जैसे सेकंड वाला लिखा डिवाइड बाई जीरो, तो वहां पे भी एरर दिखाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई इंफिनिटी वैल्यू तो उसमें होती नहीं है। दूसरा अरिथमेटिक ओवरफ्लो, जैसे जो रेंज है किसी भी इंटीजर की या किसी भी वेरिएबल की डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो अगर उस रेंज से बाहर जा रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में डिक्टेट सम एरर फॉर दैट। एरे आउट ऑफ बाउंड, अगर एरे की साइज सपोज 10 है और 10 से ज्यादा साइज पे अगर तुम ले जा रहे हो वैल्यू या सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स, तो अगेन द एरर में बी रिपोर्टेड बाय द ओएस। इलीगल मेमोरी एक्सेस, जिस मेमोरी के लिए अथोराइज नहीं है कोई प्रोग्राम, जैसे कुछ एंटीवायरस वगैरह आते हैं ऐसे कि वो मेमोरी में ट्राई करते हैं कि एम्बेड होने के लिए। लिंकिंग लोडिंग एरर है, या कोई प्रोग्राम सीपीयू का बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम वॉच करता है, ओके। तो एक्शन ऑन एरर, अगर इस तरह की एरर आ रही हैं तो सीपीयू क्या एक्शन लेगा, सीपीयू क्या एक्शन लेगा, मतलब ओएस। तो ओएस के डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, ओएस मॉड्यूल्स मे बी एक्टिव and may take certain actions depending on that. अब है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म डिटेल में हमें बाद में डिस्कस करनी है कि प्रोटेक्शन इन द सेंस के वी
मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट्स द प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फ्रॉम different types of errors and from different types of other illegal actions. तो system resources and system user resources as well as the system दोनों को operating system protect करता है. तो unauthorized और mischievous intervention जहां पर भी होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ट्राई टू अवॉइड करता है. फिर प्रोटेक्शन के बारे में 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं, यू कैन रीड देम जस्ट. प्रोटेक्शन मेनली हमारा इस वजह से होता है कि ट्राई टू इंश्योर कि सिस्टम रिसोर्सेज का जो एक्सेस है वो कंट्रोल किया जाए, एंड दिस विल बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल. तो एक इन्वायरमेंट होता है मल्टी यूजर इन्वायरमेंट, मतलब कि सिस्टम, इसको अभी हमें बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे भी मल्टी यूजर इन्वायरमेंट को. तो मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में क्या है कि मेनी यूजर्स आर देयर एंड दे आर वर्किंग ऑन ए सिस्टम फॉर देयर ओन टास्क. ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में सभी मल्टी यूजर मतलब दी मल्टीपल यूजर्स सभी का अपना अलग अलग ऑथराइजेशन और अलग अलग कंट्रोल एक्सेस है. तो इसको पूरे सिस्टम को कैसे मैनेज करना, दिस इज द टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. और इसमें प्रोटेक्शन भी होगा, एक यूजर दूसरे यूजर के रिसोर्सेज को, प्रोग्राम को, मेमोरी को, मतलब एक यूजर दूसरे यूजर के एनवायरनमेंट को इंटरप्ट ना कर पाए. तो एक यूजर का जो भी टास्क है वो दूसरे यूजर से प्रोटेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम इन मल्टी यूजर एनवायरनमेंट. प्रोटेक्शन मैकेनिज्म. तो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म क्या है कि ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड यूजर यूसेज को ये चेक करता है. नेक्स्ट है अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग में बेसिकली कुछ नहीं, अकाउंटिंग कैन बी यूज्ड इन एनी रेफरेंस. कोई भी रेफरेंस में हम अकाउंटिंग पर्पज को यूज कर सकते हैं. अकाउंटिंग से मीनिंग ये है कि जो अकाउंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है. अब वो किसी भी सेंस में हो सकता है, वो लेखा के फॉर्म में भी हो सकता है, या कोई ऐसी फैसिलिटी है कि मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में कि ऑपरेटिंग सिस्टम में काउंट कि अलग अलग यूजर ने कितना सिस्टम रिसोर्सेस या कितना सिस्टम टाइम यूज किया है, उस हिसाब से अगर अलग अलग यूजर को पे करना है या तो उन्हें पे लेना है या उनको प्रोवाइड करना है, तो दिस फैसिलिटी विल बी यूज्ड. जैसे हमारा जो हम जैसे सपोज करो कि जियो का नेटवर्क यूज करते हैं, तो ये उनका सिस्टम ही है कि जो काउंट करता है कि किस यूजर ने कितना एसेसिबिलिटी मतलब कितना यूज कर लिया है नेट. या फिर अगर पोस्टपेड यूजर है तो पोस्टपेड यूजर क्या है कि पहले वो यूज करता रहेगा, उसके बाद उसको पेमेंट देना है. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अकाउंट करता रहेगा कि हाँ कितना सिस्टम रिसोर्सेस या यूटिलिटी यूज कर ली, तो उसका कितना पेमेंट या अकाउंट बनना है. ये किसी भी रेफरेंस में यूज हो सकता है. जैसे बहुत सारी स्टैंडर्ड कंप्यूटिंग है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, तो इन सब के लिए जो अकाउंटिंग है दैट विल बी मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. अब है लास्ट में यूसेज स्टैटिक्स. तो यूसेज स्टैटिक्स इसको पढ़ लो तुम लोग, ये अकाउंट से ही रिलेटेड है. और इसमें मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और पार्ट बचा है, उसको यहाँ लाके तुम्हें
इसमें क्या है कि एक टर्म और बचा है शेड्यूलिंग, ठीक है। तो शेड्यूलिंग को मैं यहाँ और थोड़ा एक पॉइंट पुट कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द शेड्यूलिंग प्रॉपर्ली। तो इसी के आगे मैं बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली ये स्लाइड में पॉइंट नहीं थे तो मैं इनको उठा के यहाँ पुट कर दिया। तो शेड्यूलिंग को बेसिकली तो हम क्या है कि पढ़ेंगे अलग अलग सेंस में, अलग अलग टर्म्स में। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि सीपीयू है तो हम सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ेंगे। शेड्यूल से मीनिंग ये है कि अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं लेट्स से सिस्टम पर, तो सीपीयू को अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग टाइम देना पड़ेगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा, उसको सीपीयू को शेड्यूल करेगा कि किस प्रोग्राम को कितनी देर के लिए सीपीयू प्रोवाइड करना है, और फिर कितने प्रोग्राम हैं तो कितनी देर बाद प्रोवाइड करना है, किस ऑर्डर में प्रोवाइड करना है। तो ये इसी तरह हार्ड डिस्क के लिए भी शेड्यूलिंग होती है। तो शेड्यूलिंग इन द सेंस के मतलब कि फॉर ए सर्टेन रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मेक सम शेड्यूल फॉर दैट रिसोर्स कि वो अलग अलग टास्क के लिए किस हिसाब से अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसमें अब इसको पढ़ लो। तो इसमें जो एक टर्म आ रहा है कन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट, कि डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं किसी सिस्टम में और अलग अलग प्रोग्राम सेम रिसोर्स के लिए अगर compete कर रहे हैं, तो वहां पे जो रिक्वेस्ट है वो कन्फ्लिक्ट होगी कि किसको क्या रिसोर्स प्रोवाइड किया जाए, किसको पहले किसको बाद में, फिर कितनी देर के लिए। फिर अगर कोई और प्रोग्राम आता है तो उसको प्रोवाइड किया जाए कि करंट प्रोग्राम को वो रिसोर्स प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो हमारी शेड्यूलिंग के अंदर आती है। इसको पढ़ लो। क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट होगी रिसोर्स को यूज करने की वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही जाएगी। अब यहाँ जो लास्ट पॉइंट है, तो लास्ट पॉइंट का मीनिंग ये है कि अगर एक साथ एक से ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं सीपीयू या मेमोरी के लिए या किसी पेरिफेरल के लिए या किसी और रिसोर्स के लिए, तो ओएस उस सिचुएशन में कैसे मैनेज करेगा। दिस इज बेसिकली शेड्यूलिंग। तो एक पर्सन को अलाउ किया जाएगा या एक प्रोग्राम को अलाउ किया जाएगा और दूसरे को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ और पॉइंट में रख देता हूं। ठीक है, तो ओएस अलाउज द, इसको पढ़ लो। इसको मैं क्या थोड़ा सिस्टमेटिक बना देता हूँ यहाँ। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो है हमारा एक्चुअली क्या है कि रिसोर्स मैनेजमेंट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब कि ये जो शेड्यूलिंग के करस्पॉन्डिंग है, रिसोर्स कैसे मैनेज होंगे डिफरेंट प्रोग्राम्स के बीच या डिफरेंट यूजर्स के बीच। क्योंकि रिक्वेस्ट तो हमारी कन्फ्लिक्टेड रिसोर्स रिक्वेस्ट आएंगी कि एक साथ बहुत सारे यूजर्स बहुत सारे प्रोग्राम्स में इंटरेक्ट विद द सिस्टम,
मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ होंगे, तो इन सब का मैनेजमेंट करना है, किस रिसोर्स को किस हिसाब से शेड्यूल किया जाए। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, दैट विल बी ऑन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो इनको पढ़ लो, इन पॉइंट्स को। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मैनेज कर देता हूँ। ये क्या है, इसमें थोड़ा मैटर कम था। ठीक है, और ये मल्टीटास्किंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये मल्टीटास्किंग सिस्टम भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जब डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें डिस्कस करेंगे कि मल्टीटास्किंग सिस्टम क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, मल्टी यूजर क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या है। तो मल्टीटास्किंग सिस्टम तो बेसिकली हमारा विंडोज और ये आज के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सब मल्टीटास्किंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग मींस कि many programs or many tasks simultaneously are performed on the computer by the operating system। और बहुत सिंपल वे में हम देखते ही हैं कि हम एक साथ गाने भी सुन रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग भी कर रहे होते हैं, या कॉपी के लिए भी लगाया होता है, डाउनलोडिंग भी कर रहे होते हैं। दिस इज व्हाट, सब मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग और या मल्टी प्रोग्रामिंग, थोड़ा सा डिफरेंस होता है मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसको देखो इस स्लाइड पे, ये तो मैंने मैनेज कर दिया है, तो पॉइंट वाइज रीड कर सकते हो। ठीक है, अटेंडेंस कौन भेजेगा? जी सर, भेज देंगे। ठीक है, तो ये क्या है ना कि ये टोटल मैंने स्लाइड क्या है कंप्लीट कर रहा था। नेक्स्ट जब कभी लेक्चर होगा तो ये पॉइंट्स मेरे पास कंप्लीट हो गए। तो आज का लेक्चर यही हमारा फिनिश होता है, और नेक्स्ट जो होगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट। अब अभी तक के जो लेक्चर चल रहे थे उसमें क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तरह से हम ओवरव्यू ले रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट सर्विसेज। तो अब हम थोड़ा इसको उस पॉइंट पे आएंगे, स्पेसिफिक पॉइंट पर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट या रिसोर्स शेयरिंग कैसे करता है, उसका ब्रीफ आइडिया लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको हम यहीं फिनिश करते हैं, और अगर किसी को कुछ पूछना हो, ही और शी कैन आस्क। पूछना है किसी को या क्लोज करें मीटिंग? ठीक है, तो एंड कर देते हैं मीटिंग को।